राजस्थान के रण को जीतने के लिए मिशन और संकल्प अब नए हथियार बन गए हैं और आज इसीलिए प्राइम डिबेट का मुद्दा है मिशन 2030 पर चुनावी दंगल। क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत मिशन 2030 के जरिए जनता से सुझाव लेकर सपनों का राजस्थान बनाने में जुटे हैं, तो बीजेपी ने सरकार के मिशन को चुनौती देते हुए आपनो राजस्थान सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान लॉन्च कर दिया है। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मिशन 2030 को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने अभियान के जरिए जनता के सुझाव से राजस्थान को देश में सिरमौर बनाने का दावा किया है, लेकिन हकीकत में जनता के मन की बात जानने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या कांग्रेस को मिशन 2030 से मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलेगी? क्या मिशन 2030 पर बीजेपी के हमले चुनावी सियासत हैं? और क्या मिशन 2030 से प्रदेश में विकास को बढ़ावा मिलेगा? करेंगे चर्चा इसी पर। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। राजस्थान के रण में नड्डा की हुंकार। मोदी जी ने संस्कृति को बदला और रिपोर्ट कार्ड की राजनीति शुरू की। जो कहा है वो करेंगे, जो करेंगे उसको आगे बताएंगे। जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। इस तरीके की हमारी राजनीति। सरकार के मिशन पर बीजेपी का प्रहार। अब आपने हमको दिल्ली का टिकट दिया था तो दिल्ली से जो काम हो सकता था वो करके दिया है। समय आ गया है, अब राजस्थान का भी टिकट दो, यहां भी हम विकास को आपको दिखा देंगे। 30 को भूलो, पहले 23 पर करो विचार। अभी मैं रास्ते में आकर के देख रहा था 2030 और मैंने कहा इनकी गिनती भूल गई क्या? फिर 2030 के पहले 2023 आता है। अरे पहला पड़ाव तो पार करो। 30 है। कांग्रेस ने बताया चुनावी प्रोपेगेंडा। ये तो इलेक्शन के अंदर उनका प्रोपेगेंडा बहुत होता है। राजस्थान के अंदर एक इतिहास वापस बनेगा और दोबारा कांग्रेस को लोग वोट देकर सत्ता देंगे। मिशन 2030 पर चुनावी दंगल। तो मिशन 2030 तो रख लिया, लेकिन मिशन 2023 जीतेंगे कैसे? क्या मिशन 2023 में मदद करेगा? चर्चा के लिए आइए आमंत्रित करते हैं। हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है। पंकज मीणा जी प्रवक्ता है बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत पंकज जी आपका। राजकुमार शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, आपका भी स्वागत। संजय शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, संजय जी स्वागत आपका। महेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और इसके अलावा राकेश गोयल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, पहला सवाल आपसे है, क्या वाकई में मिशन रिपीट के चक्कर में गिनती भूल गए हैं? 30 से पहले 23 आती है। रविंद्र जी, गिनती तो भारत के प्रधानमंत्री जी और नड्डा जी और अमित शाह जी भूल चुके हैं। अच्छा। पूरी भारतीय जनता पार्टी पहले बंगाल में गिनती भूल कर आई, फिर हिमाचल में गिनती भूली, फिर कर्नाटक में भूली, अब बारी राजस्थान में है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने अपनी पूरी टीम के साथ, पूरे भारतीय जनता पार्टी के परिवार के साथ राजस्थान में पूरी ताकत लगा रखी है। भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि अशोक गहलोत जी का कोई तो तोड़ ढूंढो। ये तो 2030 में चले गए, हम 2023 की बात कर रहे हैं। 2023 इनसे जीता नहीं जा रहा है। 2023 के अंदर इनको राजस्थान में कोई नेता नहीं मिल रहा है। कभी कहते मेरे चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, कभी कहते कमल के फूल पे चुनाव लड़ा जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी खुद अपनी गिनती भूल चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी को अशोक गहलोत जी ने जो पिंक कलर के टेंट लगाए थे ना, वो पिछले 4 महीने से वो परेशान कर रहे हैं। इनको रातों को नींद नहीं आती है कि अशोक गहलोत नाम के जादूगर ने पिंक कलर के टेंट में राजस्थान की जनता को क्या दे दिया कि राजस्थान की जनता अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति जोर जोर से नारे लगा रहा है कि चौथी बार गहलोत सरकार, रिवाज बदलेंगे, राज नहीं बदलेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी, रविंद्र जी, खुद अपनी गिनती भूल चुकी है। कैसे भूली आपने? ये नहीं बताया गिनती बीजेपी कैसे भूली है? 23 में वो 30 की बात कर रहे हैं क्या? पहले बंगाल में ओ दीदी कर रहे थे। नहीं तो गिनती गिना रहे थे क्या वो? ओ दीदी कर रहे थे। हाँ। वो उगचुक हो गए, फिर ये हिमाचल में उगचुक हुए, फिर कर्नाटक में उगचुक हुए। और जब कर्नाटक में उगचुक हुए तो इन्होंने अपना अंतिम हथियार राम जी और हनुमान जी को याद किया। राम जी हनुमान जी ने भी मना कर दिया भारतीय जनता पार्टी को कि हम नहीं आएंगे अब आपके साथ।
अब राजस्थान में बारी है। राजस्थान में पिछले 8-9 बार मुख्य प्रधानमंत्री जी राजस्थान में डेरा डाल चुके हैं। भाई पंकज मियां जी, देखिए राजकुमार जी कह रहे हैं कि बीजेपी गिनती भूल गई, मतलब आपको याद करने की जरूरत है एक बार फिर से। और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान जीता कांग्रेस ने, तो उल्टी गिनती भारतीय जनता पार्टी की चालू है। पंकज मीणा जी, उल्टी गिनती चालू है, सीधी गिनती आपको आ नहीं रही, उल्टी गिनती कैसे गिनेंगे? बिल्कुल रविंद्र जी, कांग्रेस के सभी प्रवक्ता जब भी टीवी चैनल के सामने आते हैं तो बंगाल का बड़ा उदाहरण देते हैं, परंतु मेरे को हंसी आती है जिस बंगाल में इनका सुपड़ा साफ हो गया, सिंगल डिजिट में इनके पास सीट है, और उस बंगाल का ये उदाहरण देके अपनी छाती चौड़ी करते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। दूसरी बात में कहना बीजेपी हारी इसकी खुशी है ना उनको? नहीं, पर बंगाल के बाद तो गुजरात भी हुआ जहां इनको कोई क्या मिला जब हमने देखा। बंगाल के बाद तो यूपी भी हुआ जहां इनके हिस्से में क्या आया वो देखा। तो ये सेलेक्टिव राजनीति करना कांग्रेस का एक फितरत है। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस की फितरत है ये सेलेक्टिव राजनीति करना और जनता को भ्रमित करना, इसमें कांग्रेस के सभी लोग पारंगत होते हैं। मैं रविंद्र जी एक छोटी सी बात कहूंगा आपको। अशोक गहलोत जी 2030 के सपने दिखा रहे हैं, 2030 के सुझाव मांग रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर अशोक गहलोत जी वास्तव में ईमानदार होते तो 2018 के अंदर ये 2023 के सुझाव मांगते कि आपको 2023 तक कैसा सा राज्य चाहिए, 5 साल के अंदर मैं वो करके दूंगा। अगर ऐसा 2018 में कहते और 2023 के सपने दिखाते तो मुझे समझ में आता। परंतु जब ये आज इनकी सरकार को लगभग 56-57 महीने हो गए हैं और 56-57 महीनों के अंदर इन्होंने राजस्थान को रसातल में ले गए हैं, उसके बाद में ये कहते हैं कि 2030 के सपने पूछ रहे हैं। ये आप मुझे बताइए 2030 से पहले आप 2023 आएगा, 2023 के बाद में तो 2028 के विधानसभा चुनाव होने, तब तक अशोक गहलोत जी क्या कर रहे होंगे क्या नहीं कर रहे होंगे इसका किसी को पता नहीं। राजकुमार जी 2018 में जब कांग्रेस ने चुनाव जीता, सरकार बनाई, तब 2023 में क्या करेंगे ये सपना दिखाना चाहिए था। अब 2023 में जब चुनाव होने, पता नहीं कि किसकी सरकार आएगी नहीं आएगी। आप तो खैर मान के बैठे हैं कि आपकी सरकार आएगी, रिपीट होगी, रिवाज बदलेगा, लेकिन अभी सरकार आई नहीं। आप पहले 1 मिनट और लेना चाहूंगा रविंद्र जी, मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा, 1 मिनट रविंद्र जी, मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा। जब आपने 2018 के अंदर सत्ता में आए थे, उससे पहले आपने जो वादे किए थे एक बार वो तो याद कर लीजिए। रविंद्र जी, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी एक ही व्यक्ति की है, लग रहा है राजकुमार, और दूसरे उनके साथी है। दो व्यक्तियों की भारतीय जनता पार्टी, दो व्यक्तियों की भारतीय जनता पार्टी अगर कांग्रेस में किसी से परेशान है, महेश शर्मा जी राहुल गांधी जी, मैं रुक करता हूं। महेश सर, ये बताइए कि 2023 के विजन की बात करनी, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में किसी और नेता ने, किसी और स्टेटमैन ने यह बात ना कही हो और आगे 10 साल, 5 साल, 20 साल का कोई रोड मैप ना पेश किया हो या फिर एक सपना ना देखा हो। तो जब 2030 की अगर बात हो रही है तो उसको लेकर 2023 को क्यों याद दिलाया जा रहा है? या फिर अगर हम दूसरे नजरिए से देखें तो 2023 की ही क्या जनता वाकई में बात करना और समझना चाहती है? देखिए, ये चुनावी मुद्दा है, लेकिन ये बात हकीकत समझनी चाहिए। है जी, हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? शायद कुछ दिक्कत आ रही है, कोई नहीं। हेलो, हाँ बोलिए सर, बोलिए सर, आ रही है आवाज, आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, मैंने कहा कि ये 2023 हाँ 2023 की बात हो या 2030 की, मैं इसके पीछे जो फिलॉसफी है वो तो ये है, सर्वविदित है कि इस समय चुनावी चल रहा है और चुनावी माहौल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और अगर कांग्रेस जो कि अभी सत्ता में है, अगर वो 2030 का विजन के बारे में सोच रही है तो ये वो कोई गलत बात नहीं है। कोई भी सरकार हो या मतलब जो भी सरकार बनेगी, उसके लिए एक पूरा खाका तैयार हो जाएगा कि भाई 2030 तक हमें क्या करना है, क्या नहीं है, जनता क्या चाहती है, राजस्थान की क्या समस्या है, क्या प्रोजेक्ट बढ़ने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए। तो ये विजन हो। अब जैसे बीजेपी ने चालू किया है आपके संकल्प यात्राओं के माध्यम से जी, आपके सुझाव हमारा संकल्प, तो वो मतलब वो भी एक अच्छा प्रयास है कि आम जनता से जुड़े हुए, आम जनता ये जुड़ा हुआ महसूस करे और हमारे को जो मैसेज है कि क्या बनना चाहिए, उसके बाद में चुनाव घोषणा पत्र कैसे तैयार किया जाए। तो ये सारी चीजें भी अच्छा है कि पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां ये सोचने लगी हैं
कि हमें जनता की सहभागिता चाहिए, क्योंकि वोट उन्हीं से ही मिले। अब ये है नहीं सर, कि कौन महेश जी, कितना लेकिन एक सवाल ये है ना सर, सवाल ये है, बीजेपी को अगर देखें तो वो ये कह रहे हैं कि हमें आप सुझाव दीजिए, उनको घोषणा पत्र में शामिल करेंगे और फिर हम गारंटी देते हैं कि अगर सरकार बनाई तो हम उनको पूरा करेंगे। यहां अगर मैं यहां मीणा जी के सवाल को उठाऊं तो उन्होंने कहा कि 2018 में जब सरकार बनी तब आपको अपने घोषणा पत्रों पर पूरा अमल करना चाहिए था, या फिर तब आपको विजन 2023 दिखाना चाहिए था। अभी 2023 में चुनाव है, 2030 की बात कर रहे हैं जी। न, ये तो तर्क वगैरह की बातें हैं, लेकिन हाँ ये भी है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों को ही अंततः आने वाले दिनों की आगे आने वाले वर्षों की बात। अब जैसे कहने को तो ये विजन भी है बीजेपी का कि 2047 तक हम विकसित देश बनाएंगे। ये दावे और जिस तरह की बातें होती है वो तो करनी ही होती है, विकास की एक सतत प्रक्रिया है। पंकज मीणा जी, 2047 की भी बात हो रही है, फिर गिनती कौन भूल रहा है? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया महेश जी, अच्छा प्रश्न उठाया। क्या नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार महेश जी, मैं अपनी बात आपका प्रश्न का जवाब दे दूं महेश भाई साहब। राजनीतिक देखिए, दलों का दायित्व है कि वो राजस्थान या प्रदेश के देश के विकास के लिए क्या विजन रखते हैं, क्या आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बोलिए, क्या आवश्यकता है, क्या बुनियादी जरूरतें हैं। बिल्कुल। देखिए भारत आजाद हुआ था 1947 के अंदर, और जब अभी 2022 के अंदर उसके 75 वर्ष पूरे हुए थे, तब हमने उसको 2022 को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया। और 2022-23 का जो वर्ष था, हमने पूरे वर्ष भर हिंदुस्तान सरकार के सभी डिपार्टमेंटों ने अपना एक विजन पे पेश किया कि हम अभी 75 साल में यहां तक पहुंचे हैं। हाँ। और अगले 25 साल में, यानी जब भारत की आजादी को 100 साल पूरे हो जाएंगे 2047 में, हाँ। तब हम यहां तक पहुंचेंगे। अच्छा। तो ये 2047 का फिगर हमने इसलिए दिया गया था। पर अब मैं एक बात आपके माध्यम से कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि ये 2030 क्यों? आपने अगर मान लीजिए आज आप 2023 के अंदर कोई सपने दिखा भी रहे हैं, तो आप या तो 5 साल के दिखाएंगे, या 10 साल के दिखाएंगे, हाँ। या 15 साल के दिखाएंगे। अच्छा। यानी सरकार के टेन्योर से 2030 से क्या वास्ता है? और दूसरी बात, नहीं, उन्होंने जैसा आप बोल रहे हैं कि 2047 का आपने दिखाया, उन्होंने 2030 तक का दिखा दिया। नहीं, 2030 का मैं यही कह रहा हूं कि 30 का फिगर क्यों? हमने भारत की आजादी के 100 साल पूरे होने पे 100 साल बाद हिंदुस्तान कैसा होगा, ये हमने लॉजिक पे डॉक्यूमेंट पेश किया। राजकुमार शर्मा जी, ये लॉजिक है भाई, 100 साल तक देश कहां तक पहुंचे? 2047 तक इस लिहाज से रोड मैप बीजेपी ने केंद्र में पेश किया। अब 2030 तक आपने क्यों पेश किया भाई? 2023 में चुनाव हो रहे हैं, तो 2028 में फिर सरकार आएगी, फिर चुनाव होंगे, और 2028 से लेकर फिर आगे 5 साल के लिए होंगे। तो ये 2030 का तर्क समझा दीजिए। देखिए रविंद्र जी, अशोक गहलोत जी का नाम जादूगर है। पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पिंक कलर में उलझाया, अब 2030 में उलझा दिया। भारतीय जनता पार्टी उलझी रहेगी। हम तो विजन पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये टूरिज्म पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी उलझ जाए, लेकिन यहां वोटर को राजस्थान के लोग टूरिज्म पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अरे वोटर को क्यों उलझा रहे हैं भाई? कर रहे हैं राजस्थान में। अरे जनता को क्यों उलझा रहे हैं, बताइए तो सही। ये क्यों मानकर बैठे हैं कि कांग्रेस की सरकार 2030 तक रहेगी? कांग्रेस की सरकार 2030 तक रहेगी, क्यों मानकर बैठे हुए हैं आप? और अपने लिहाज से कि भाई अगर हम नहीं रहेंगे सरकार में तो 2030 तक का जो सपना है वो पूरा नहीं होगा। 2030 का हमारा सपना है कि हमारा राजस्थान टॉप पे रहे, हम सत्ता में रहे या नहीं रहे, लेकिन हम चाहते हैं हमारा राजस्थान। उलझा जनता को भी रहे हैं, ये भी जरा समझ जाइए। मैं आता हूं गोयल साहब के पास। टूरिज्म पॉलिटिक्स गोयल साहब, ये बताइए कि भाई बीजेपी कह रही है कि 2047 तक का हमारा रोड मैप है, उसका मकसद कुछ और है, और 2030 तक का हमारा रोड मैप है, लेकिन एक हिडन जो बात है वो कोई नहीं बता रहा जनता को। ये कह तो रहे हैं 2030 में प्रदेश में ऐसा हो जाएगा, 2047 तक देश में ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो एक बात ये कह रहे हैं कि अगर हम रहे तभी होगा, अगर हम नहीं रहे तो फिर नहीं होगा। देखिए क्या है कि दूरदर्शिता के नाम पर, जैसे विजन के नाम पर बड़े टारगेट दे दिए जाते हैं, और जो 2030 का तो खैर मुझे भी लॉजिक बहुत अच्छा समझ नहीं आया, क्योंकि अगर 2023 में सरकार रिपीट भी करती है 2028 तक का विजन, मतलब आप भी उलझ गए। या तो हाँ बिल्कुल 2 या 3 स्टेप में इस विजन को बनाते हैं कि 2028 तक हम इतना काम करेंगे, और नेक्स्ट अगर हम रिपीट करते हैं तो 2034 तक हमारा ये हमारा टारगेट रहेगा 33 तक। तो वो थोड़ी सी लैकिंग है, वो थोड़ी सी कमी है। हाँ, जैसे कि मोदी जी ने विकसित भारत की बात की, विकासशील भारत की बात की, तो वो समझ में आता है कि एक 100 साल का एक विजन के 100 साल में देश में, जिसमें कि अलग अलग पार्टियों ने यहाँ पे राज किया, हम 100 साल में देश को कहाँ देखते हैं।
तो ये एक बड़ा मोटिवेशन वाली बात है कि मैं बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही। इसी पर सवाल एक आगे राजकुमार जी से सवाल करता हूं, फिर उसके बाद मैं संजय शर्मा सर आपके पास आता हूं। ये बताएं 2030 के विजन में है क्या राजकुमार जी? रविंद्र जी, अशोक गहलोत जी चाहते हैं मेरे राजस्थान 2030 तक राजस्थान हिंदुस्तान के राज्यों में अग्रणी राज्य बने। स्कूल, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी, बिजली, खेती, कृषि, सब में हमारा राजस्थान टॉप राज्य बने। कैसे बनेगा? हमने 2030 का विजन लिया है। कैसे बनेगा? हमारा हम मेहनत कर रहे हैं। हमने पिंक कलर के टेंटों में महंगाई से राहत सरकार रहेगी, अशोक गहलोत जी रहेंगे, कैसे बनेगा? हमने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले। मैं कह रहा हूं बनेगा कैसे? बनेगा कैसे? सत्ता में रहे या नहीं रहे, मैं कल को प्रधानमंत्री बन जाऊं, अगर सत्ता में मुझे आएगी कुछ करना तो पड़ेगा ना उसके लिए। वैसे तो खुदा ने खास्ता भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ नहीं रही है रविंद्र जी, लेकिन हम कह रहे हैं हमको पता है। मतलब ये कि अगर कांग्रेस रहेगी तभी 2030 तक फिर आप लगातार समन्वय रहा है। नहीं रविंद्र जी, हमारा राजस्थान की जनता के साथ लगातार समन्वय रहा है। हम राजस्थान की जनता के बीच में लगातार रहे। टूरिज्म स्थल मान के नियम 1-1.5 महीने के लिए कि पौने 5 साल तक। संजय शर्मा जी, संजय सर देखिए, भविष्य का तो कुछ पता नहीं होता। अभी तो हम यहां पर लगातार चर्चा और राजनीतिक दलों की बात करें तो 2023 के विधानसभा चुनाव की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये 2030 को लेकर अभी पहले से ही क्यों तैयारी होनी शुरू हो गई? और पता नहीं 2030 में होंगे भी कि चुनाव नहीं होंगे, 2032 में होंगे या फिर उससे पहले होंगे। जी खैर, चुनाव की तिथि और ये 2030 तो अपने आप में आश्चर्यजनक है, मैं भी नहीं जानता। लेकिन मैं एक जो अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जिस तरह की जीडीपी प्रोजेक्शंस करने हैं उसके लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। तो 5 साल के बियॉन्ड जो जीडीपी जो प्रोजेक्शंस हैं उनके लिए शायद ये कोशिश है कि आपको उस वहां तक पहुंचने के लिए 7 साल चाहिए, जिसका शायद उन्होंने अनुमान लगाया होगा कि हमारी ग्रोथ रेट अगर 10% 11% रहेगी तो हम वहां पहुंच सकते हैं। पहली बात। एक दूसरी बात, मैंने कभी भी, शायद मुझे लगता है इसका अगला चरण मैनिफेस्टो में इसको इन्वॉल्व करने की कोशिश होगी। वैसे कल एक आखिरी प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं इस बारे में कि ये सारा जो सारे सुझाव आए वो किस तरह के सुझाव हैं, और वो कह रहे हैं कि करीब 2-3 करोड़ लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट। हाँ बिल्कुल, विजन 2030 सबसे बड़ी बात तो ये तो कमाल की, उसमें जनता के सुझाव से तैयार होगा, ये कहा जा रहा है विजन 2030 डॉक्यूमेंट। जी, इस सबसे कमाल की बात यह है कि इस लेवल का भारत के इतिहास में कभी डॉक्यूमेंट बना नहीं है जब इतने सारे लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश की हो। तो एक तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ बात है, और बीजेपी भी कुछ कर रही है कि इस बार वो मैनिफेस्टो से पहले जो अपने 51 लोग भेज के लोगों से लेके बात कर रही है, बहुत शुभ बात है। क्योंकि होता क्या है कि जो हमारी आर्थिक प्लानिंग होती है उसमें माइक्रो प्लानिंग मिसिंग होती है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रतिनिधि वो बातें लेके आ पाएंगे, लेकिन जिस तरह से प्रतिनिधियों का खास तौर से बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाते रह रहे, अपने चुनाव के खर्चे निकालने इसमें उलझे रह जाते हैं। काम कर रहे हैं, इसमें भी कोई शंका नहीं है, काम की गति हर तरफ बढ़ रही है, लेकिन वो उस माइक्रो लेवल की प्लानिंग अगर पहले ही अगर हो जाए। देखिए, जब मैनिफेस्टो बनता है तो उससे पहले होना ही चाहिए कि ये जनता के साथ एक एग्रीमेंट है। आपने मैनिफेस्टो बनाया, लोगों से सुझाव लिए, उनमें से कह दिया ये संभव है, इसका आर्थिक पक्ष ये है, ये इन मामलों पे लग रहा है हमें बात करनी पड़ेगी दूसरी पार्टी से, इस पे हम कुछ नहीं कह सकते। जैसे कि आप सोचिए कि बीजेपी ने 370 धारा 370 और राम मंदिर के मामले को 20-30 साल पंकज मीणा जी, ये बताइए कि अगर संकल्प रथ और आकांक्षा को लेकर निकली हुई है आपकी यात्रा, तो फिर अगर कांग्रेस की सरकार भी अगर विजन डॉक्यूमेंट 2030 राजस्थान की बात कर रही है तो फिर आपको क्या दिक्कत है? भाई दोनों का मकसद तो राजस्थान को नंबर 1 देश में बनाना है ना। बिल्कुल, आपने दोनों बातें बहुत अच्छी कही। मैं इतनी देर से इस बात का इंतजार कर रहा था कि रविंद्र जी कृपा करके ये प्रश्न मेरे से पूछे हैं। आपने 2018 के बात पढ़ ली आपके साथ। जी बिल्कुल, 2018 के चुनाव से पहले यही कांग्रेस और यही कांग्रेस के नेताओं ने राजस्थान की धरा पे कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे। और हुआ क्या? आपने न तो किसानों का कर्जा माफ किया, और जिसके कारण से सैकड़ों किसानों ने राजस्थान की धरती पर आत्महत्या की। और मैं आपको नाम लेके बता रहा हूं, सोनलाल कड़ेल, हनुमानगढ़ का किसान, जिसने अपने सुसाइड नोट में ये लिखा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के झूठे वादे के कारण मैं सुसाइड कर रहा हूं। वही स्थिति किसानों क्या हमारे युवाओं की है। आप ये देखिए, राजस्थान में 19 पेपर लीक होते हैं और ये रीटोत्सव मनाते हैं। आप ये देखिए, गोविंद सिंह जी डोटासरा कई दिनों तक अखबार में छाए रहे कि रीटोत्सव, और 5 दिन बाद पता लगा कि रीट का पेपर तो आपने लीक कर दिया, और आपके नाक के नीचे से रीट का पेपर लीक हो गया। भाई राजकुमार जी, 2018 ये बताएं, कांग्रेस वादे कर रही है लेकिन पूरे नहीं कर रही, तोड़ रही है,
लोगों की आकांक्षाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। 2018 में जो कहा था वही पूरा नहीं कर रहा। राजकुमार जी, तक बात है आगे के राजस्थान को 1 नंबर ले, क्या राजकुमार जी वादा होता ही तोड़ने के लिए है क्या? पार्टी नहीं रविंद्र जी, हमने कोई ऐसा वादा नहीं किया जो हमने राजस्थान की जनता के साथ हमने कोई वादा खिलाफी की हो। भारतीय जनता पार्टी किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। अब आप कहते हैं कि नेशनलाइज्ड बैंक का किसानों का ऋण माफ करने के लिए हमें केंद्र की मदद चाहिए। दिए राजस्थान की जनता को, हमने प्रैक्टिकल में सब चीजें दिए। राजस्थान की जनता को हमने बिजली फ्री दिए, राजस्थान की जनता किसानों को हमने बिजली फ्री दिए, हमने पशुधन 40,000 रुपए बीमा दिया है, हमने अंग्रेजी स्कूल खोले, कोरोना में जिनका बच्चा अनाथ हो गए थे उनको सरकारी नौकरी देने का हमने वादा किया है, हमने 8 रुपए की इंदिरा गांधी भोजन दिया है, हमने राजस्थान की जनता को लाभ दिया, हमने 25 लाख रुपए का बीमा दिया पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा, एक मिनट राकेश गोयल सर, मुझे बताएं, देखिए मेरे हाथ में एक काल्पनिक तौर पर यह 2030 का विजन डॉक्यूमेंट हो गया। ये जो बीजेपी का संकल्प रथ चल रहा है, ये एक मैंने भी यहां पे एक पूरा का पूरा तैयार कर लिया। ये वोटर के पास अगर दोनों के वादों की झड़ी जाएंगी, ये कंफ्यूज तो नहीं होंगे या फिर मदद मिलेगी राजनीतिक दलों को चुनावों में इस बार? नहीं, वोटर कंफ्यूज नहीं होता। 23 में किसको फायदा होगा? 47 और 30 की जो बात कर रहे हैं। प्रकार से 5 साल में देखो 30 का तो बात करने का सिर्फ मकसद सिर्फ ये है कि गहलोत जी चाहते हैं कि राजस्थान की जनता से उनको आने वाले 2 चुनावी पारियों में एक अभयदान मिल जाए और वो 2 पारियों तक वही सीएम रहें। हाँ। तो इससे ज्यादा मुझे इसका कुछ नहीं लगता मकसद, वरना वो 2028 की बात कर सकते थे, इस एक करंट टेन्योर की बात कर सकते थे, पर उन्होंने आगे आने वाले 10 साल तक यानी आने वाले 2 पारियों तक की अभय नहीं। तो बीजेपी का भी तो संकल्प पत्र आएगा ना भाई, अगर आप वहां पे उनकी संकल्प पेटी में अगर कुछ सजेशन दे रहे हैं, उसको घोषणा पत्र में शामिल किया जा रहा है, तो फिर वो भी तो तराजू में दोनों तोले जाएंगे ना। देखिए बिल्कुल तोले जाएंगे और ये स्वागत योग्य भी है, क्योंकि जो क्षेत्र की जनता है उसकी वो अपनी समस्याएं, अपनी जरूरतों के बारे में ज्यादा बेहतर बता सकती है। तो अगर क्षेत्र की जनता ही वो सुझाव उन पार्टीज को देगी, महेश शर्मा जी, महेश शर्मा सर ये बताएं कि क्या जनता समझ गई है कि भाई चुनाव के वक्त वादे तो बहुत किए जाते हैं लेकिन आखिरी 6 महीने साल भर में पूरे होते हैं वो? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। अब तक के अनुभव यही है, चाहे राजनीतिक दल कोई सा भी हो। हाँ। जो सत्ता में होता है वो अपने उपलब्धियां गिनाने के लिए वो मतलब कहता है घोषणाओं का अंबार लगा देता है। इम्प्लीमेंटेशन किस स्तर पर हुआ है या ना हो, ये वो बात की बातें हैं, वो हो नहीं पाता यथार्थ में। ये सारी जो आम आदमी उससे महरूम रह जाता है। संजय शर्मा सर, मैं ये बात बता, बोलिए प्लीज कंप्लीट कीजिए जी, कंप्लीट कीजिए जल्दी सर। हाँ, विजन करें या संकल्प पत्र तैयार करें, जो भी कुछ है, लेकिन मुझे बताइए कि महंगाई से राहत कितनी मिली है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महंगाई में आप राहत तो दे रहे हैं, लेकिन उसका और समाधान क्या कर रहे हैं? मैं बिल्कुल संजय सर से इसी को एक्सटेंड करते हुए 15 सेकंड में जवाब चाहूंगा। संजय जी, 2030 में क्या होगा, 47 में क्या होगा? ये लोग यही सोचेंगे भाई पेट्रोल डीजल सस्ता मिले, नौकरी मिले, पेपर लीक ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, महिलाओं पर अत्याचार ना हो, ईआरसीपी पूरा हो जाए, या फिर वो 2030 और 47 की बात करेंगे? जनता क्या सोचेगी वोट देते वक्त इस बार? देखिए 2030 जो लोगों के इन्वॉल्वमेंट के साथ शुरू किया है वो सरकारी डॉक्यूमेंट है, चाहे गहलोत सरकार रहे ना रहे, दूसरों के लिए मार्गदर्शन देगा। ऐसे 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य तय किया है वो कोई भी सरकार, तो क्या अगर सरकार बदलती है तो क्या आपको लगता है उसको एंडोर्स करेगी? हाँ, वैसे गारंटी तो दे दी है। देखिए इसमें तो किसको आप पूछ लीजिए, किसी को असहमति थोड़ी हो सकती है कि हमारा देश अग्रणी राज्य बन जाए। इसमें तो शायद बीजेपी और कांग्रेस दोनों की भी तरीके के बारे में कुछ हो सकता है जी, पर ये सपना देखना और ये सरकारी डॉक्यूमेंट है, तो चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, उस पर आगे तो बढ़ने के लिए बहुत सारा मसाला है, इतने सारे लोगों तक पहुंचे। दूसरी बात ये कि ये लोगों का इतना बड़ा वाइड कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, पहले तो उन्होंने वो वीडियो कॉन्टेस्ट कराया प्रोग्राम की, और ये बहुत मैसिव प्रोग्राम है जो लोगों के टच करने की कोशिश की, जो शायद एक इलेक्ट्रल गेन्स के लिए हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद, राजकुमार शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, संजय शर्मा सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, महेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आज इतना वक्त मेरे पास, और साथ ही साथ राकेश गोयल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 30 की बात करें या 47 की बात करें, लेकिन 23 की लड़ाई लड़ने के लिए और उसे जीतने के लिए मुद्दे ठोस होने चाहिए और मुद्दों पर जनता को विश्वास दिलाने की राजनीतिक दलों को कोशिश करनी चाहिए, तभी 23 की लड़ाई जीत पाएंगे। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही।